बावरा मन भाग 4। सुधाकर ने शतरंज जमाया और दिया के साथ खेलने बैठ गए, पर दिया तो उनके आगे टिक नहीं पा रही थी। लगातार 5 पारियां खेलने के बाद भी दिया उनसे एक बार भी नहीं जीत पाई तो दिया ने मुंह बना लिया। मैंने कहा था ना दादू, मैं आपसे नहीं जीत पाऊंगी। दिया बोली, अरे तो तू अपने दोस्त को बुला लेना, फ़ोन में घुसा हुआ है। ये कमबख्त आजकल के फ़ोन भी न जाने क्या शहद लगा होता है कि बंदा चाटता ही रहता है। सुधाकर ने श्रेयांश को घूरा तो श्रेयांश ने उनकी तरफ देखा। दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। श्रेयांश खुद ही उसके पास आकर बैठ गया। दादू, आप ही ने मुझे बुलाया है, अब आप हार जाओ तो शिकायत मत करना। श्रेयांश दिया की तरफ से खेलने लगा। अपने बच्चों से हारने में जो खुशी मिलती है उसका तू अंदाज भी नहीं लगा सकता। सुधाकर मुस्करा उठे। श्रेयांश दिया के पास फज में बैठ गया और शतरंज खेलने लगा। दिया ने अब खेलना बंद कर दिया था और उसने जैसे ही उठने का प्रयास किया, श्रेयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया और जमीन पर रख लिया। दिया ने नजरें झुका ली। श्रेयांश ने अपना एक हाथ दिया की हाथ के ऊपर रख लिया और दूसरे हाथ से खेलता रहा। दिया ने हाथ हटाने की कोशिश की पर श्रेयांश ने उसका हाथ कसके पकड़ रखा था। ये बात सुधाकर को समझ नहीं आ रही थी क्योंकि वह सामने थे और खेल में मग्न थे। दिया ने 1-2 बार कोशिश की पर श्रेयांश की पकड़ सख्त होती गई। अब दिया ने भी कोशिश छोड़ दी क्योंकि अगर वह बार बार खींचती तो सुधाकर को समझ में आ जाता कि उन लोगों के बीच में क्या चल रहा है। थोड़ी ही देर में श्रेयांश ने सुधाकर को हरा दिया। लीजिए दादू, हो गया खेल खत्म, श्रेयांश ने खुश होकर कहा। सुधाकर दिया की तरफ देख मुस्कुराए। कहा था न इसे बुला ले, तुझे जिता देगा, सुधाकर गर्व से बोले तो दिया ने कोई जवाब नहीं दिया। चलो दिया, घर चलने का टाइम हो गया है, रात हो गई है। तभी पीछे खड़े अर्जुन की आवाज़ से दिया और श्रेयांश दोनों चौंक गए। श्रेयांश ने एक झटके से दिया का हाथ छोड़ दिया पर अर्जुन से यह बात छिपी ना रह सकी, वो पहले ही देख चुका था। जाती हूँ दादू, दिया ने सुधाकर कर को गले लगाकर कहा और अर्जुन के साथ निकल गई। अर्जुन ने गाड़ी स्टार्ट की और दिया उसके बगल में आकर बैठ गई। अर्जुन कुछ सोचते हुए गाड़ी चला रहा था। गाड़ी अभी थोड़ी ही आगे बढ़ी थी कि अर्जुन ने गाड़ी रोक दी। क्या हुआ भैया? दिया ने उसकी तरफ देखा। श्रेयांश अच्छा लड़का है, इस घर का खून है, पर हमें अपनी औकात कभी नहीं भूलनी चाहिए दिया। हम इनके घर के नौकर हैं, उनके बॉडीगार्ड। तुम समझ लो तो बेहतर है, क्योंकि दोस्ती तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा सोचने से पहले हमें हमारी औकात के बारे में पता होना चाहिए। अर्जुन ने समझाया तो दिया ने नज़र झुका ली। भैया मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, वह श्रेयांश मुझसे यूं ही कहते कहते हैं। दिया चुप हो गई। जानता हूं मैं तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, पर अगर श्रे बाबा की तरफ से है तब भी रोकना तो तुमको ही पड़ेगा ना बेटा, क्योंकि कल को तकलीफ भी तुम्हें ही होगी। अर्जुन ने दिया के सिर पर हाथ रखकर कहा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दिया की आंखों में आंसू झिलमिला आए थे जिन्हें उसने बाहर नहीं निकलने दिया। अगले दिन सुबह सुबह श्रेयांश दिया को लेकर मुरैना निकल गया। तारानकन 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 तारानकन। करण जाह्नवी को लेकर मंडी मुरैना पहुंचा और उसे ऑफिस दिखा, फिर उसे लेकर हॉस्टल आया। वहां पर थी सारी फॉर्मेलिटी पूरी की और वार्डन उसे लेकर जाह्नवी के रूम में आए। करण ने ध्यान से रूम देखा और फिर जाह्नवी का सामान वहां एक तरफ रख दिया। मैडम, इस रूम में 2 बेड है, कोई और भी है यहाँ या जाह्नवी अकेली रहेगी? करण ने पूछा। नहीं सर, यहाँ हर रूम में 2-2 लड़कियां रहती है, इस रूम में भी 2 लड़कियां रहेगी, एक आपकी बहन और दूसरी दिया सिंह। दिया भी इसी कमरे में रहती है, अभी वह अपने घर गई हुई है, हो सकता है शाम तक आए या कल सुबह तक आ जाए। वार्डन ने कहा तो करण को तसल्ली हो गई कि जाह्नवी को अकेले नहीं रहना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए दादा, मैं रह लूंगी, जाह्नवी ने कहा। जानता हूँ रह लेगी, पर चिंता तो होगी न, कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली है, पर मैं चाहता था कि तुम बाहर निकलो और दुनिया को समझो, अच्छा बुरा पहचानो, अपने सपने पूरे करो, खुश रहो। करण ने जानू के सिर पर हाथ रखा और एक मोबाइल फ़ोन उसको थमा दिया। फ़ोन? जाह्नवी ने आश्चर्य से देखा। जब तक घर पर थी इसकी ज़रूरत नहीं थी, और अब यहाँ अकेली रहेगी तो फ़ोन होना ज़रूरी है ना? जब भी कुछ परेशानी हो मुझे फ़ोन कर सकती हो, घर पर भी जिया और मम्मी से जब भी चाहे तब बात कर लेना, मैंने सारे नंबर इसमें सेव कर दिए हैं, करण ने कहा और फिर वहाँ से निकल गया। जाह्नवी ने एक नज़र कमरे पर डाली और फिर कबर्ड खोल अपना सामान जमाया। अपने पास से महादेव जी की छोटी सी शिवलिंग निकालकर तांबे की प्लेट में रख टेबल पर एक तरफ रख दी और अपनी आंखें बंद कर हाथ जोड़ लिए। अपना सारा सामान जमा कर उसने ने बैग साफ किया और फिर बैठकर फ़ोन देखने लगी। फ़ोन में कुछ ही नंबर थे, जैसे कि घर का लैंडलाइन नंबर, वसुधा का नंबर, वीरेंद्र का नंबर और करण का नंबर। कुछ सोचकर उसने ने घर का नंबर लगा दिया। रमा ने फ़ोन उठाया। हेलो, रमा बोली। मम्मी, जानू खुश थी? हाँ बेटा, पहुंच गए तुम ठीक से? जी मम्मी। अच्छा हुआ बेटा जो करण ने तुझे फ़ोन दे दिया, अब जब मर्जी करे तेरी आवाज़ सुन लिया करूंगी, रमा बोली। जी मम्मी, जानू बोली ने एक एक करके सबसे बात की और फिर बिस्तर पर लेट गई। थकान से थोड़ी देर में उसकी नींद लग गई। उधर रास्ते में
दिया ने श्रेयांश से कोई बात नहीं की, वो बस विंडो से बाहर देखती हुई कुछ सोच रही थी। श्रेयांश बार बार उसकी तरफ देख रहा था। मुझे देखना बंद करो श्रेय, और सड़क पर ध्यान दो वरना ठोक दोगे किसी मासूम को। दिया बोली तो श्रेयांश ने गाड़ी को साइड में लगा दिया और दिया की तरफ मुड़ गया। क्या हुआ है? दिया ने उसको को घूर कर कहा। यही तो मैं पूछ रहा हूं कि क्या हुआ। श्रेयांश ने दिया के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। कुछ भी तो नहीं, तुम गाड़ी चलाओ। मैं न सुबह से देख रहा हूं तुम्हारा बिहेवियर। जब से हम घर से निकले हैं तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। बाहर क्या देख रही हो? जब हम साथ जा रहे हैं तो तुम मुझसे बात कर सकती हो ना। तुम जानती हो तुम्हारा ये व्यवहार मुझे हर्ट करता है। श्रेयांश ने नाराजगी से बोला। मैंने तुमसे पहले ही कहा है श्रेय कि सिर्फ दोस्ती तक तो ठीक है, इससे ज्यादा के सपने मत देखो वरना तुम्हें और मुझे दोनों को तकलीफ होगी। दिया बोली। तुम बार बार एक ही बात क्यों बोलती हो? श्रेयांश ने चिढ़कर स्टीयरिंग पर हाथ मार के कहा। तुम क्यों भूल जाते हो कि मैं तुम्हारे घर में काम करने वाले नौकर की बेटी हूं। तेजा चाचा नौकर नहीं है, समझी तुम? श्रेयांश का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। नौकर नहीं है मैं जानती हूं, पर अम्मा जी के और तुम्हारे परिवार के बॉडीगार्ड हैं जो उन्हें सिक्योरिटी देते हैं। एक तरीके से ये भी तो नौकरी हुई ना। मेरे पापा और मेरे भैया दोनों तुम्हारे परिवार के लिए नौकरी करते हैं और तुम इस घर के इकलौते वारिस हो, इतने बड़े बिजनेस के इकलौते मालिक। तुम्हारा और मेरा कोई मेल नहीं है। दिया बोली। मैं नहीं मानता ये सब। मैं तुम्हें प्यार करता हूं और कितनी बार तुमसे यह बात कहूं कि यह बिना मतलब की बातें करके मुझे हद मत किया करो। श्रेय बोला। पर मैं तुमको प्यार नहीं करती। मैं भी तुमसे कितनी बार कहूं कि जो हमारे बीच फासले के दीवार है उसको मैं कभी पार नहीं कर पाऊंगी। दिया ने भी गुस्से से कहा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। श्रेयांश ने एक नज़र दिया को देखा और उसके चेहरे को पकड़ अपने होठों को उसके होठों पर रख दिया। दिया की आंखें एक पल को बड़ी हो गई पर अगले ही पर उसकी आंखें बंद हो गई। श्रेयांश ने दिया को बहुत ही गुस्से से किस किया और करता ही रहा। दिया ने भी उसे नहीं हटाया। एक डीप किस के बाद श्रेयांश ने दिया का चेहरा छोड़ दिया। दिया में नजरें झुका ली और उसकी आंखों से आंसू निकलकर बाहर आ गए। कहा ना कि मैं किसी फासले को नहीं मानता। तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी, और अब कभी फासले की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। श्रेयांश गुस्से से बोला। तुमसे बुरा वैसे भी कोई नहीं है। श्रेयांश ने उसे आगे झुककर उसे अपने सीने से लगा लिया। आई एम सॉरी दिया, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था पर तुम बार बार वही एक बात कहती रहती हो। फासला फासला, हम दोनों के बीच में यह फासला है, वह फासला है। तुम जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं फिर भी हर बार दिल दुखाती हो। श्रेय बोला। दिया कुछ नहीं बोली, बस नजरें झुकाए रही। आज मैंने इस फासले को थोड़ा सा कम करने की कोशिश की है, आगे से फिर कभी यह बात बोली ना तो मैं सारे फासले खत्म कर दूंगा और तुमको अपना बना लूंगा, भले फिर तुम्हारे घर वालों को बुरा लगे या मेरे घर वालों को। श्रेयांश ने उसके सिर पर हाथ रख कर कहा। दिया ने अपने दोनों हाथों से उसकी कॉलर को पकड़ लिया और एकदम से रोने लगी। प्लीज़ श्रेय, बहुत मुश्किल है तुमसे दूर रहना, प्लीज़ मेरी मुश्किलों को और मत बढ़ाओ। दिया ने दुखी होकर कहा। सॉरी बट आई लव यू, और ये सच कोई नहीं बदल सकता। श्रेयांश कठोर आवाज में बोला। दिया श्रेयांश से दूर होकर अपनी सीट पर बैठकर विंडो की तरफ देखने लगी। श्रेयांश ने अपना एक हाथ स्टीयरिंग पर मारा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वहां पीछे खड़ी एक गाड़ी में बैठे आदमी ने तुरंत अंबिका को फोन लगाया। हाँ बताओ, अंबिका बोली तो उस आदमी ने श्रेयांश और दिया के बारे में कुछ बातें बताई और साथ ही उनकी खींची फोटो अंबिका को शेयर कर दी। फोटो देखकर अंबिका के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आई और फिर वह अपने ऑफिस निकल गई। दिया और श्रेयांश मुरैना पहुंच चुके थे। सीधे ऑफिस चलना है या पहले हॉस्टल? श्रेयांश ने दिया से कहा। मैं पहले हॉस्टल जाऊंगी, वहां से चेंज करके बैग लेकर तब ऑफिस जाऊंगी। दिया ने जवाब दिया तो श्रेयांश उसे लेकर हॉस्टल की तरफ चल दिया। हॉस्टल के बाहर आकर उसने दिया को छोड़ा। मैं यहीं पर तुम्हारा वेट कर रहा हूं, रेडी होकर कर जल्दी आ जाओ। दिया ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप अंदर चली गई। रूम में आकर देखा तो उसकी आंखें फैल गई। जाह्नवी टेबल पर रखे शिवलिंग पर जल चढ़ा रही थी। हेलो, दिया ने जाह्नवी को आश्चर्य से देखा। ओम नमः शिवाय, जहौव बोली और दिया के पैरों की तरफ इशारा किया जिनमें सैंडल थे। क्या? दिया को समझ नहीं आया। ओम नमः शिवाय, जानू फिर से दिया के सैंडल की तरफ इशारा किया। दिया नससांझी से उसे को घूर रही थी। सैंडल उतारो बाहर, जाह्नवी खींचकार बोली और वापस से पूजा में लग गई। ये अम्मा जी का छोटा रूप यहाँ कहाँ से आ गया? दिया मन ही मन बुदाबुदाए और फिर सैंडल उतार अंदर आए। जाह्नवी की पूजा खत्म हुई। हेलो, आई एम दिया। उद्धरण चिन्ह, नमस्ते, हम जाह्नवी आगरा से आए हैं। जाह्नवी ने जवाब दिया। ओह माय गॉड, दिया जाह्नवी को ऊपर से नीचे तक देखती हुई बोली। क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह, हमारे यूपी इतनी खूबसूरती कहाँ छिपी हुई थी? दिया आंखें छोटी कर बोली तो जाह्नवी झेप गई। आप ना कुछ भी मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि आप भी बहुत सुंदर हो, जाह्नवी मुस्करा के बोली। हाँ सो तो हूँ, पर तुम्हारी बात अलग है।
सोचो जब मेरी ही नज़र नहीं हट रही है तो लॉन्डो का क्या होगा। दिया ने आई विंक की। लॉन्डो, जाह्नवी ने आंखें छोटी करके कहा। लॉन्डो नहीं समझती क्या, मतलब लोंडे लड़के लफंगे जो भी कहो। दिया बोली। जाह्नवी मुस्कराए और दिया के हाथ पर मिश्री के दाने रखे। प्रसाद, जाह्नवी बोली तो दिया ने उसे फिर से घुरा। सच में अम्मा जी की कॉपी हो तुम? दिया बोली। जाह्नवी ने कोई जवाब नहीं दिया और चोटी बनाने लगी। तुम कब आई यहाँ? दिया ने पूछा। सुबह ही आए हैं यहाँ पर। हमारा नाम जाह्नवी पटेल है। मैं दिया सिंह। दिया बोली। अच्छा है, बहुत दिनों से इस रूम में अकेले रह रही थी, बड़ा बोर हो जाती थी। अब तुम आ गई हो तो अच्छी कंपनी मिलेगी। दिया खुश हो गई। जाह्नवी भी मुस्करा उठी। कौन से कॉलेज से? दिया ने पूछा। ईवी एंटरप्राइजेज ऑफिस में ज्वाइन करना है। अरे वाह, मैं भी वहीं पर हूँ, मजा आएगा। दिया ने हंसकर कहा। लेट्स फ्रेंड। दिया ने हाथ आगे बढ़ाया तो जाह्नवी ने उसका थाम लिया। तुम इतने घबरा क्यों रही हो? तुम्हारा हाथ तो एकदम ठंडा हो रहा है। दिया ने आंखें छोटी कर पूछा। वह आज पहली बार ऑफिस जाना है ना, इसलिए। जब मैं हूँ साथ में फिर घबराने की क्या बात है। मुझे अपनी छोटी बहन समझो, और मेरे रहते मेरी बड़ी बहन को कोई भी परेशान करे ऐसा हो ही नहीं सकता। दिया अदा के साथ कॉलर उठाकर बोली तो जाह्नवी मुस्करा उठी। चलो अच्छी जमेगी हमारी, तुम रेडी हो ना? दिया ने तैयार होकर पूछा। हम रेडी है। जाह्नवी ने अपना दुपट्टा उठाकर कंधे पर रखा। चलो हम निकलते हैं, दिया बोली और थोड़ी देर में दोनों लोग हॉस्टल के बाहर आ गई जहां श्रेयांश उनका वेट कर रहा था। उधर दिया के जाने बाद अर्जुन भी निकल गया। नई सड़क के एक कैफे में अर्जुन बैठा हुआ था कि तभी उसके सामने आकर अभिमान खड़ा हो गया। अर्जुन ने एक नज़र अभिमान पर डाली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और अभिमान को सीने से लगा लिया। कैसा है मेरा दोस्त? अर्जुन उत्साहित होकर बोला। बस एकदम बढ़िया, अभिमान ने खुश होकर जवाब दिया। कितने सालों बाद तुझे देखा है, पूरे 5 साल हो चुके हैं मुझे लंदन से आए हुए और तू है कि अब आ रहा है? अर्जुन ने शिकायत की। तेरी ज़रूरत यहाँ 5 साल पहले आ गई थी तो तुझे आना पड़ा। मेरी ज़रूरत है अब आई है तो अब मैं आया हूँ, अभिमान ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। अर्जुन ने एक बैग अभीम की तरफ बढ़ाया। अभिमान ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसमें कुछ रुपये, कुछ कार्ड्स, कुछ फोटोग्राफ और पेपर्स थे। अभिमान ने अर्जुन की तरफ देखा। ये सारा तुम्हारे काम आएगा आगे। जैसा कहा गया है उसी के हिसाब से काम करना है और समय समय पर मैं तुम्हें बताता रहूँगा। अर्जुन गहरी आवाज में बोला। अपनी अम्मा जी से कहना कि अभिमान कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। अभिमान ने कहा और वह बैग उठाकर उठ खड़ा हुआ। फिर अचानक अर्जुन की तरफ देखा। घर में सब कैसे हैं, तेजा, चाचू, चाची और दिया? अभिमान ने पूछा। सब ठीक है मान, अब तो तुम किसी को पहचान नहीं पाओगे। अर्जुन बोला। मैं वैसे ही यहाँ पर किसी को पहचानने नहीं आया हूँ बल्कि अपने इस खास मकसद से आया हूँ और वही करना है मुझे, अभिमान ने कठोरता से कहा और उसकी आंखों में लाल लाल डोरे उभर आए। अर्जुन ने मानव के हाथ पर हाथ रखा। पता है मान, एक चीज़ जो मुझे पापा ने सिखाई है। अर्जुन बोला तो अभिमान ने उसकी तरफ देखा। जब मेरे पापा मनोज जी की डेथ हुई तब से अब तक तेजा चाचा ने मुझे और दिया को अपने बच्चे माना और हम लोगों ने उन्हें अपना पापा और पापा ने हमेशा सिखाया है कि कभी भी गुस्से और जोश में काम नहीं करना है, सोच समझकर और शांति से काम करेंगे तो हमें हमारी मंजिल मिलना आसान होगा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा। अभिमान मुस्कुराया और तुरंत बाहर निकल गया। अभिमान अभी सड़क पर थोड़ा आगे ही निकला था तभी सुनसान रास्ते पर 10-12 गुंडे टाइप लोगों ने उस पर हमला कर दिया। अभिमान पूरी तरीके से सचेत था। उन गुंडों के हाथों में हॉकी स्टिक और चाकू थे। एक तिरछी मुस्कान अभिमान के चेहरे पर आई। उसने बैग को कंधे पर क्रॉस करके टांगा और अगले ही पल वहां घमासान शुरू हो गया। अभिमान की फुर्ती और ताकत के आगे वो लोग टिक नहीं पाए और 10 मिनट की फाइट में अभिमान ने एक एक आदमी को जमीन पर चित कर दिया। फिर उसने उन आदमियों में से एक की जेब से एक फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। अर्जुन ने फ़ोन उठाया। कह देना अपनी अम्मा जी से अभिमान कच्चा खिलाड़ी नहीं है। अभिमान बोला। अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। कह देना अपनी मालकिन से कि अभिमान पूरी तैयारी के साथ आया है। अभिमान गुस्से से बोला और उसने फ़ोन कट करके वापस उस गुंडे के पॉकेट में रख दिया और उसके कपड़ों को झाड़कर उसे खड़ा कर दिया और आगे बढ़ गया। वह सारे गुंडे अभिमान को आश्चर्य से देखते रह गए। अभिमान ने आगे जाकर बैग से कार की चाबी निकाली और उसका बटन प्रेस किया तो वही पार्किंग में खड़ी रेड कार के लोग खुल गए। उस गाड़ी में आकर बैठा और अगले ही पल गाड़ी हवा से बातें करती हुई सड़क पर दौड़ चली। तारांकन 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 तारांकन। करण जानू को छोड़कर वापस आ चुका था। जानता हूँ तेरे साथ इस घर में बहुत ज्यादती हुई है, बिना गलती के सजा पाई है तूने बेटा, उम्र कैद की सजा। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत मन मर्जी कर ली पापा जी ने पर अब उनकी मन मर्जी नहीं चलेगी। जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता, पर तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है और अपना जीवन साथी चुनने का भी।
अब इस घर में तेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी और ना ही रणविजय के साथ तेरी शादी, क्योंकि मेरे लिए यह बात बहुत मायने रखती है कि तू रणविजय से डरती है। पति पत्नी के रिश्ते में प्यार और सम्मान होना चाहिए, डर नहीं, और यह बात मैं बहुत बखूबी समझता हूँ। भले मैंने अभी तक शादी नहीं की, पर इतना मैं जानता हूँ कि जहाँ डर हो वहाँ पर प्यार कभी हो ही नहीं सकता। मेरी बहन की शादी उसी से होगी जिसके लिए उसके दिल में प्यार होगा, डर नहीं। करण ने मन ही मन कहा। ठीक उसी समय रविंद्र अपने कमरे में गुस्से से टहल रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी और रमा उनके सामने खड़ी थरथर कांप थी। कितनी बार कहा है अपनी औकात मत भूला कर। बाहर अम्मा और करण के सामने मैं खामोश रहता हूं, पर यहाँ इस कमरे में न मुझे किसी का भय है और न लिहाज। रविंद्र ने बाल पकड़ रमा को बिस्तर पर गिरा दिया। रमा के बेआवाज आंसू निकलने लगे। तुम लोगों ने मिलकर उस लड़की को कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था उस लड़की को काबू में रखो। रविंद्र रमा के ऊपर हावी होता हुआ बोला। जी मैंने कुछ नहीं किया। रमा रविंद्र की पकड़ से खुद को आज़ाद कराने की कोशिश करती हुई धीरे से बोली। मैं नहीं चाहता था फिर से वही कुछ सब कुछ हो और ना चाहते हुए मुझे वह करना पड़े जिसके बाद तुम लोगों को तकलीफ होती है। रविंद्र का चेहरा लाल हो गया। लेकिन अब समय बदल गया है जी, और जाह्नवी भी सिर्फ नौकरी ही तो करना चाहती है और तो कुछ नहीं। रमा धीरे बोली। आज नौकरी करना चाहती है, पर आगे का समय क्या होगा कोई नहीं जानता, और उसके कदम कब बहक जाएं क्या तुम्हें खबर लगेगी। रविंद्र ने गुस्से से उसे देखा। देखिए किस्मत के लिखे को कोई नहीं बदल सकता, आप फिक्र मत कीजिए, सब सही होगा। रमा ने समझाना चाहा। मैं नहीं मानता किसी किस्मत को, और रविंद्र ने अपनी जगह बदली है, खुद को नहीं। हम लखनऊ से यहाँ आ गए, पर इसका मतलब ये नहीं कि पुराना रविंद्र मर गया। वो आज भी जिंदा है, बस खुद को नए माहौल के हिसाब से थोड़ा बदला है। लेकिन अगर फिर से वही बात घर में दोहराई गई तो इस बार भी लाशों के ढेर लगा दूंगा और तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। रविंद्र बोला और एक झटके से रमा को छोड़ा और उठकर बाहर निकल गया। रमा बिस्तर पर बैठकर अपने बहते आंसुओं को पोंछने लगी। पता नहीं समय क्या दिखाएगा। मेरी बच्ची की रक्षा करना भोलेनाथ। मेरी जानू की जिंदगी में सिर्फ खुशियां आनी चाहिए, किसी तरीके का दर्द और तकलीफ नहीं। रमा मन ही मन बोली। तारानकन तारानकन तारानकन। उधर जाह्नवी दिया के साथ बाहर आई, तब श्रेयांश बाहर गाड़ी में ही था। दिया गाड़ी की तरफ बढ़ गई, पर जाह्नवी वहीं रुक गई। आओ ना यार, चलो ऑफिस चलते हैं, दिया ने कहा तो जाह्नवी ने गाड़ी में बैठे श्रेयांश की तरफ देखा। तुम जाओ दिया, मैं ऑटो से आ जाऊंगी। जाह्नवी अपनी नजरें झुकाकर बोली। अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ये श्रेयांश वाजपेयी है, मेरा दोस्त और हमारी कंपनी के ओनर के बेटे, दिया ने कहा तो जाह्नवी ने श्रेय की तरफ देखा। लेकिन इनके साथ, जाह्नवी ने परेशान होकर कहा। ये भले वाजपेयी परिवार से है, पर यह खुद को मालिक नहीं समझते। ये हमारी तरह ही खुद को एम्प्लॉय समझते हैं, इसलिए तुम बेझिझक हमारे साथ आ सकती हो, दिया बोली और उसका हाथ पकड़कर उसे कार में पिछली सीट पर बैठा दिया और खुद श्रेयांश के साथ आगे की सीट पर बैठ गई। जाह्नवी की घबराहट दिया और श्रेयांश से छुपी हुई नहीं थी। श्रेय, ये जाह्नवी पटेल हैं, आज ही ऑफिस में ज्वाइन कर रही है और मेरे साथ हॉस्टल में रह रही है। और जाह्नवी, यह श्रेयांश वाजपेयी, और आज तुम सिर्फ इतना समझ लो कि यह मेरे खास दोस्त हैं और हमारे ऑफिस के जो मालिक हैं अंबिका वाजपेयी, उनके भतीजे। दिया ने दोनों का परिचय कराया। हेलो सर, जाह्नवी ने धीरे से कहा। बेहतर होगा कि तुम मुझे सर ना कहो, तुम भी मुझे दिया की तरह दोस्त ही समझ सकती हो, श्रेयांश ने जाह्नवी की तरफ देखकर कहा। जी भैया, जाह्नवी ने झिझक के कहा। चलो अच्छा है, तुमने रिश्ता खुद ही जोड़ लिया है। भाई बोला है तो बेझिझक मेरी बहन बनकर रह सकती हो, और विश्वास रखो श्रेयांश वाजपेयी ने अगर एक बार किसी के साथ कोई रिश्ता जोड़ लिया तो वह जिंदगी भर निभाता है, श्रेयांश ने जाह्नवी की तरफ देख मुस्करा के कहा। थैंक्स भैया। जाह्नवी के चेहरे से अब टेंशन खत्म हो गई थी। और कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑफिस में या बाहर, तुम कभी भी मुझसे और दिया से बात कर सकती हो, श्रेय बोला। थैंक यू भैया, जाह्नवी ने मुस्करा के कहा, और उसी के साथ श्रेयांश ने गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ दी। ऑफिस पहुंचने के बाद श्रेयांश अपने केबिन में चला गया तो वही दिया ने जाह्नवी का परिचय अनुज से कराया और अनुज ने जाह्नवी को उसका कैबिन दिखाया और उसका काम समझा दिया। आज एक नए साहब आ रहे हैं, वो नया प्रोजेक्ट देखेंगे, आपको उनको साथ ही रहना होगा एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अनुज ने जाह्नवी को समझाया। जी सर, जाह्नवी बोली और अपने केबिन में आकर अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ऑफिस के बाहर अभिमान की कार आकर रुकी। अभिमान में एक नज़र ऑफिस को देखा। ईवी एंटरप्राइजेज, अभिमान बोला और फिर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। अभिमान ऑफिस आकर सीधे श्रेयांश के कैबिन में आया। बाहर आकर उसने नॉक किया। कम इन, श्रेयांश की आवाज आई तो अभिमान अंदर आया। श्रेयांश ने नजर उठा अभिमान की तरफ देखा। हेलो माय सेल्फ अभिमान, वी ए अभिमान, अभिमान ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा। श्रेयांश रजत वाजपेयी, नाइस टू मीट यू मिस्टर अभिमान। श्रेयांश ने गर्मजोशी से अभिमान का स्वागत किया। श्रेयांश का व्यवहार देख अभिमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
अम्मा जी ने आपके बारे में बताया था कि आप आज ज्वाइन करने वाले हो और यह कंपनी आपके फादर की है। आप बेफिक्र होकर अपना काम संभालिए अभिमान। मैं आपको आपका कैबिन दिखाता हूँ, श्रेयांश आगे बढ़कर बोला। आप क्यों परेशान हो रहे हैं मिस्टर वाजपेयी? ये काम तो कोई प्यून भी कर सकता है। ऑफिस के मालिक किसी को कैबिन दिखाने जाए, यह बात शोभा नहीं देती। अभिमान ने श्रेयांश को रोककर कहा, आप गलत समझ रहे हैं अभिमान जी, मैं ऑफिस का मालिक नहीं हूँ। अब तक इस ऑफिस की मालिक मेरी छोटी माँ यानी अम्मा जी अंबिका वाजपेयी थी, और जैसा कि अम्मा जी ने कहा है, आज से इस ऑफिस के मालिक आप हैं। आप यहाँ केएमडी है और आपके पास सारे पावर होंगे। मैं तो पहले भी एम्प्लॉय था और आज भी हूँ। श्रेयांश मुस्करा उठा। वैसे आप बातें अच्छी कर लेते हैं वाजपेयी साहब, इतने बड़े खानदान के होकर भी आप में घमंड नाम मात्र का नहीं है। अभिमान बोला। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव,